क्लास 10th में 2026 बोर्ड एग्जाम के पेपर देने वाले उनके वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारों। तो आज मैं आप लोगों को एक समाज विज्ञान का वायरल मॉडल पेपर बताने वाला हूं और इस मॉडल पेपर से ही आप लोगों को 2026 में जो पेपर बनने वाले हैं सारे के सारे क्वेश्चन इसी पेपर से आप लोगों को बनेंगे। पूरा के 70 नंबर का अगर इस क्वेश्चन पेपर के सारे क्वेश्चन तैयार करोगे तो आप लोग समाज विज्ञान में 70 नंबर लेकर आने वाले हो। साथ ही साथ 10 नंबर का इस पेपर में मानचित्र भी आता है और मानचित्र भी आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। इसलिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इस पेपर को हल करने के लिए आपके पास समय दिया जाएगा 3 घंटे 15 मिनट। 3 घंटे 15 मिनट के अंदर इस पेपर को आप लोगों को हल करना होगा। सेम टू सेम आप लोगों को ऐसा ही फ्रंट पेज देखने को मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। अनुक्रमा के यहाँ पे अपना डालकर यहाँ पे नाम अपना लिख लीजिएगा। नीचे जब आप बढ़ोगे तो मेरे प्यारों कोड भी याद कर लो, 825 DE कोड है। और नीचे जब आप बढ़ोगे तो यहाँ पे नोट दिया गया है। नोट पढ़ना बहुत ही ज्यादा कंपलसरी है। नोट में बोला है कि प्रारंभ के 15 मिनट पर छात्रियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। मतलब कि 15 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए और 3 घंटे में इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना होगा। निर्देश की अगर हम बात करें तो निर्देश आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है। पहला निर्देश है कि सभी प्रश्न अनिवार्य है, मतलब इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए सारे प्रश्न करना जो है वो अनिवार्य है। दूसरा कि इस प्रश्न पत्र के 2 खंड है, एक तो खंड अ दूसरा खंड ब, मतलब यह पेपर 2 खंडों में बना हुआ है, एक तो खंड अ में दूसरा खंड ब में। तीसरा देखिए निर्देश क्या है, कह रहा है कि खंड अ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है जिनके उत्तर OMR उत्तर पत्र पर देने हैं। कहने का मतलब खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न है। कितने बहुविकल्पीय प्रश्न है? 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है और उनका उत्तर आपको OMR शीट पे देना होगा। अगला क्या है निर्देश, कह रहा है कि खंड अ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR उत्तर पत्र पर उत्तर दें। OMR उत्तर पत्र पर उत्तर देने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर अथवा व्हाइटनर का प्रयोग न करें। कहने का मतलब है कि खंड अ में जो बहुविकल्पीय प्रश्न है उनका उत्तर आपको OMR शीट पे देना है। 20 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा। तो एक बार जब आपने OMR शीट रंग दिया, मान लीजिए ऑप्शन पहला है, अगर आपने ऑप्शन पहला रंग दिया तो उसको रंग दिया, उसको छोड़ दीजिए। न तो उसे काटना है, न तो इरेजर के साथ उसे मिटाना है, न तो व्हाइटनर का प्रयोग करना है। इतना याद रखिएगा। जो आपने ऑप्शन रंग दिया उसको छोड़ दीजिए, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो। इसके बाद अगला है कि प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित है। मतलब हर एक प्रश्न के आगे आपको लिखा हुआ मिलेगा कि प्रश्न 1 नंबर का है, कि 2 नंबर का है, कि 4 नंबर का है, कि 6 नंबर का है। जितना भी नंबर का होगा हर एक प्रश्न के आगे लिखा हुआ आप लोगों को मिलेगा। अगला निर्देश है कि खंड ब में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न है और इस खंड में वर्णनात्मक पहला, वर्णनात्मक दूसरा तथा मानचित्र संबंधित 2 प्रश्न है। देखिए खंड ब में 50 नंबर का है। वर्णनात्मक पहला में इतिहास भूगोल से प्रश्न रहेगा, वर्णनात्मक दूसरा में आपके नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र के प्रश्न रहेंगे और साथ ही साथ मानचित्र संबंधित 2 प्रश्न रहेंगे। 5 नंबर इतिहास से, 5 नंबर भूगोल से मानचित्र पूछा जाएगा। टोटल 10 नंबर का मानचित्र आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि इस पेपर में सॉल्व कराऊंगा। इसके बाद है कि खंड ब में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही करें। खंड ब में जितना भी प्रश्न होगा उनका उत्तर एक साथ करना है आपको। इसके बाद देखिए अगला निर्देश है, कह रहा है कि प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। जो प्रश्न ना आता हो उस पर समय नष्ट न कीजिए। कह रहा है कि शुरू से लेकर लास्ट तक सारे प्रश्नों को हल करना है। जो प्रश्न नहीं आ रहा उसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाइए, समय नष्ट करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद दिए गए मानचित्रों को उत्तर पुस्तिका के साथ मजबूती से संलग्न करना आवश्यक है। मानचित्र जो करोगे आप तो मानचित्र को आप उत्तर पुस्तिका के साथ उसे संलग्न करना है। धागा मिलेगा, धागे से आप लोगों को उसको बांध देना है, तभी तो एग्जामिनर चेक करेगा तो आप लोगों को 10 नंबर का मानचित्र देगा नंबर। इसके बाद है कि दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के स्थान पर अलग से प्रश्न 9A तथा 9B लिखने के लिए दिए गए हैं। मतलब जो बच्चे आंखें से कमजोर हैं, जिनकी आंखें थोड़ा कमजोर है, उनके लिए अलग से मानचित्र दिया गया होगा इसी क्वेश्चन पेपर में, जो कि प्रश्न 9A और 9B देखने को आप लोगों को मिलेगा। मैं दिखाऊंगा अभी। पेपर आप लोगों का स्टार्ट कहां से हो रहा है? पेपर आप लोगों का यहां से स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले मैंने क्या कहा कि खंड अ आएगा और खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न जाएगा। कितने बहुविकल्पीय प्रश्न? 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे। एक बहुविकल्पीय प्रश्न 1 नंबर के लिए पूछा जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, पहला प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हर साल आता है, इस बात की गारंटी में लेता हूँ। इस बार भी ये पेपर में आप लोगों का क्वेश्चन बनने वाला है। कह रहा है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? मेरे प्यारों, जो 1 नंबर के लिए प्रश्न है, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप लोगों को जरूर से जरूर ये प्रश्न तैयार करना होगा कि फ्रांस की क्रांति कब हुआ था। फ्रांस की क्रांति हुआ था 1789 ईस्वी में। इसलिए आप कह सकते हो कि बी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर दूसरा। प्रश्न नंबर दूसरा कह रहा है कि जर्मनी का एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? जब जर्मनी का एकीकरण हुआ तो उसमें मेन भूमिका की अगर हम बात करें तो मेन भूमिका किसकी थी? तो ऑटो वन बिस्मार्क की थी। इसलिए पहला वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि निरंकुशवाद का जो तात्पर्य है क्या है? मतलब निरंकुशवाद का अर्थ क्या होता है? 1 नंबर के लिए भी प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। तो पहला वाला ऑप्शन नहीं होगा, न तो बी वाला ऑप्शन होगा। चलिए पीछे देखते हैं हम लोग। देखिए सी वाला ऑप्शन होगा। निरंकुशवाद का मतलब होता है कि ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर कुछ व्यक्तियों का क्या हो? अंकुश होता है, मतलब रोक होता है, उसे हम लोग निरंकुशवाद कहते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था? ठीक है, तो 1789 में फ्रांस की क्रांति हुआ, उस समय फ्रांस जो था किस प्रकार का राज्य था? 1 नंबर के लिए अभी प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। तो उस समय जो फ्रांस था वो था असीमित राजतंत्र। क्या था मेरे प्यारे बच्चों? असीमित राजतंत्र था। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ पांचवा प्रश्न कह रहा है कि जुसेफे मेसनी का संबंध था। 1 नंबर के लिए प्रश्न है। कह रहा है कि जुसेफे मेसनी का संबंध था, मतलब किस देश की से संबंध था उसका? जुसेफे मेसनी का, तो उसका तुझा संबंध इटली के एकीकरण से था। इटली के एकीकरण में मेन भूमिका था इसका, जुसेफे मेसनी का। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है मेरे प्यारे बच्चों,
कि निम्नलिखित में से कौन सा 1804 के नेपोलियन कोड में नहीं जोड़ा गया था। तो नेपोलियन कोड में, वो भी 1804 के नेपोलियन कोड में, इन चारों ऑप्शन में से कौन नहीं जोड़ा गया था। तो जन्म से प्राप्त विशेष अधिकार जो है वो नहीं जोड़ा गया था। तो नंबर 6 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ बात करें प्रश्न नंबर 7वां कि 1861 में एकीकृत इटली का सम्राट किसे घोषित किया गया है। तो 1861 में इटली का सम्राट किसे घोषित किया गया मेरे प्यारों, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इमैनुअल द्वितीय को, किन्हें, इमैनुअल द्वितीय को मेरे प्यारों याद कर लीजिए, बहुत इंपोर्टेंट है प्रश्न है मेरे प्यारों, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्या है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8वां कि निम्नलिखित में से किसे 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया है। तो 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट किसे घोषित किया गया था, काइजर विलियम प्रथम को मेरे प्यारों। पहला वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 कि जलियांवाला बाग कांड में गोलियां किसने चलवाई। जो जलियांवाला कांड हुआ था उसमें गोलियां जो चला था वो किसने चलवाया था, तो जनरल डायर ने चलवाया था। डी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है मेरे प्यारे बच्चों। 10वां प्रश्न है, ये तो बेहद इंपोर्टेंट है, इस पे आप कंफर्म मानो कि प्रश्न आपके एग्जाम में छपने वाला है कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था। 1 नंबर के प्रश्न है। तो चौरी चौरा कांड जो हुआ था सन 1922 ईस्वी में हुआ था। सी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11 कि जलियांवाला बाग की घटना कब हुई। 1 नंबर के लिए भी प्रश्न है। तो जलियांवाला बाग जो घटना हुआ था मेरे प्यारों 13 अप्रैल सन 1919 को हुआ था। सी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। चलिए मेरे प्यार जो क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए क्या है। कह रहा है कि वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है। 1 नंबर के लिए प्रश्न है। तो वंदे मातरम गीत के लेखक की अगर हम बात करें चारों ऑप्शन में से तो वह है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी। पहला वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत लोग कहते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, उन्हीं का नाम है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक है। 1 नंबर के लिए प्रश्न है मेरे प्यारों, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक, आप इसको इंपोर्टेंट मानिए, यह प्रश्न आपके एग्जाम में बनेगा। महात्मा गांधी। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है, महात्मा गांधी। सी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14 कि निम्नलिखित में से किसने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। 1 नंबर के प्रश्न है, बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो बारदोली जो सत्याग्रह हुआ था उसका नेतृत्व कौन किया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। डी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। देखिए प्रश्न नंबर 15 क्या है। कह रहा है कि भारत में जो राष्ट्रपिता कहकर किसको संबोधित किया जाता है। 1 नंबर के लिए प्रश्न है मेरे प्यारों। तो भारत में अगर हम राष्ट्रपिता की अगर हम बात करें तो राष्ट्रपिता किनको कहा जाता है, सबको मालूम होगा, महात्मा गांधी को। तो महात्मा गांधी का मतलब हो गया पहला वाला ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं प्रश्न नंबर 16 देख लीजिए क्या है। प्रश्न नंबर 16 मेरे प्यारे बच्चों कह रहा है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये किसका कथन है ये बताइए। 1 नंबर के लिए प्रश्न है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो बाल गंगाधर तिलक का यह कथन था। किनका, बाल गंगाधर तिलक का। बी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 17 की तरफ। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 17 देख लीजिए क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। 1 नंबर के लिए प्रश्न है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुआ था सन 1850 ईस्वी में। सन 1850 ईस्वी में। पहला वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 की निम्नलिखित में से मिट्टी का प्रकार नहीं है। 1 नंबर के लिए प्रश्न है, ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। मिट्टी का प्रकार नहीं है पूछा जाता है यहाँ पे। आपको मालूम है कि काली मिट्टी होती है, पीली मिट्टी भी होती है, लेटराइट मिट्टी भी होती है। सीमेंट जो कोई मिट्टी का प्रकार नहीं है, इसलिए डी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ कि निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। 1 नंबर के लिए प्रश्न है। तो काली मिट्टी की तरफ बात करें किस राज्य में पाई जाती है, गुजरात। किसकी बात करें, गुजरात। गुजरात में काली मिट्टी पाई जाती है मेरे प्यारे बच्चों। 20वां प्रश्न लास्ट प्रश्न है कि पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन है। 1 नंबर के लिए प्रश्न है। तो पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन है जल, क्योंकि जब ये पर्वत है और पर्वत पे जो मृदा का अपरदन होता है वो जल के कारण ही होता है। जब जल यहाँ से नीचे गिरता है तो मिट्टी का कटा होता है, मिट्टी बहता चलाता है नीचे। क्लियर है। चलिए अब 20 में का 20 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करा दिया। क्लियर रहेगा तो 20 में 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करके आओगे। अब बारी आती है खंडवा की, इसमें है वर्णनात्मक प्रश्न। सबसे पहले आएगा लघुत्तरीय प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों। बोला कि निम्नलिखित प्रश्नों के प्रत्येक लगभग 80 शब्द में उत्तर देना है। मतलब किसी भी प्रश्न का उत्तर इसमें देंगे तो 80 शब्दों में उत्तर आप लोगों को देना होगा। जिसमें से पहला प्रश्न क्या आता है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तैयार कर लीजिएगा कि ऑटो वन बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है। 2 कारण इसका लिखिए। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, आपको किसी कीमत पे तैयार करना होगा। ये प्रश्न कितने नंबर के लिए है, 4 नंबर के लिए है। एक ऑप्शन और दिया गया है कि अगर ये वाला प्रश्न नहीं अगर आपको आता है तो अथवा करके एक प्रश्न और है, उसको आप कर सकते हो। मैं दिखाता हूं अभी। देखिए वो प्रश्न क्या है कि भारत छोड़ो आंदोलन के किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख कीजिए। 4 नंबर के लिए, मतलब इन दोनों में से कोई एक ही प्रश्न करना है। ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत छोड़ो आंदोलन के किन्हीं 3 कारण का उल्लेख करना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट की लिस्ट में इसको रख सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर दूसरा आ गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों है। भारत में संसाधन नियोजन है तो कोई 4 उपाय आपको समझाना है। 2-2 नंबर के हिसाब से 4 नंबर आपको मिलेगा। ठीक है,
ये 2 नंबर इसमें मिलेगा, संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों है, और 2 नंबर इसमें मिलेगा कि संसाधन जो भारत में संसाधन नियोजन है उसके लिए कोई 4 उपाय आपको बताना है, तो 2 नंबर उसमें मिलेगा। टोटल मिला के मेरे प्यारे जो आपके 2-2 नंबर के हिसाब से 4 नंबर मिलेंगे। अगर ये प्रश्न नहीं आता है तो अथवा करके एक प्रश्न दिया गया है कि अभ्रक की उपयोगिता बताइए एवं भारत में इसके किन्हीं 2 उत्पादक राज्यों का भी आपको उल्लेख करना है, 4 नंबर का ये प्रश्न है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा में या तो आप ये वाला प्रश्न कर सकते हो या तो आप ये वाला प्रश्न कर सकते हो, दोनों में से कोई आप एक कर सकते हो। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा तो बेहद इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में विभेद कीजिए, मतलब राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय में आपको अंतर बताना है और देशों की स्थिति की तुलना के लिए इनमें से कौन सी विधि आपको क्या है बेहतर लगती है। 4 नंबर के लिए प्रश्न है। ये प्रश्न नहीं आता होगा तो अथवा करके एक प्रश्न दिया है कि जैव विविधता क्या है और यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, स्पष्ट आपको करना है। 4 नंबर इसमें मिलेगा। तो दोनों में से कोई एक आप कर लीजिएगा, या तो ऊपर वाला कर लीजिएगा या तो ये अथवा करके नीचे वाला कर लीजिएगा। दोनों में से कोई एक ही करना होगा, दोनों नहीं करना होगा, दोनों में से कोई एक आपको करना होगा जो आपको याद होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है, व्याख्या कीजिए। 4 नंबर के प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है, व्याख्या करना है। अगर ये प्रश्न नहीं आता है तो अथवा करके प्रश्न दिया है कि भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है, 4 नंबर इस पे। तो यहाँ पे ऑप्शन है या तो ये वाला कर लो या तो ये वाला कर लो। क्लियर है। अब आएगा दीर्घोत्तरीय प्रश्न, ये तो लघुत्तरीय प्रश्न था। अब दीर्घोत्तरीय प्रश्न, दीर्घोत्तरीय प्रश्नों का उत्तर आपको कम से कम 150 शब्दों में आप लोगों को देना होगा, किसी भी प्रश्न का उत्तर। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप ट्रिपल स्टार बन लीजिए, प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि सत्याग्रह का क्या अर्थ है, महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 3 सत्याग्रह आंदोलनों का विश्लेषण कीजिए। 6 नंबर आपको मिलेगा। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न नहीं आता है तब अथवा करके एक ऑप्शन और दिया, उसको आप कर सकते हो। देखिए क्या है कि असहयोग आंदोलन कब चलाया गया और इस आंदोलन के किन्हीं 2 कारणों की विवेचना कीजिए। 6 नंबर इसमें मिलेगा। दोनों ही प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट है जो कि आपको बिल्कुल क्लियर साफ सुथरा याद करना होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 कि भारतीय समाज में जाति प्रथा अभी भी प्रचलित है, इसके कारण क्या है और इसको समाप्त करने के 2 उपाय आप बताइए। 6 नंबर आपको दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, अथवा करके दिया है कि भारत में महिलाओं के प्रति भेदभाव के तरीकों का आप वर्णन कीजिए। दोनों ही प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा याद है तो कौन सा आप एग्जाम में क्या होगे। 7वां प्रश्न देखिए क्या है कि प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्रों की विशेषता की विवेचना कीजिए। 6 नंबर आपको दिया जाएगा। ये नहीं आएगा तब जाके आप अथवा करके वाला ट्राई कर सकते हो कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की समस्याओं की विवेचना कीजिए। 6 नंबर। तो आप याद रखिए, या तो ये वाला कर लीजिए या तो ये वाला कर लीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा आपको याद है। प्रश्न नंबर 8वां है कि गन्ने की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए तथा भारत में इसके 3 उत्पादक राज्यों की उल्लेख भी कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रश्न, मेरे पास डबल स्टार आप बना सकते हो। 6 नंबर के लिए है। यह प्रश्न नहीं आता है तब अथवा करके आपको भूक्षरण वाला दिया। आपको मालूम है कि भूक्षरण वाला भी पूछता है कि भूक्षरण से आप क्या समझते हैं, इसे रोकने के लिए कोई 4 उपाय आप बताइए। तो दोनों में से कोई भी आपको लगे कि ये मुझे याद है उसको कर लीजिएगा। 6 नंबर आपको एग्जाम दे देगा। अब आएगा मेरे प्यारे बच्चों मानचित्र संबंधित प्रश्न। तो मानचित्र संबंधित प्रश्न निर्देश यहाँ पे है कि प्रश्न संख्या 9 है तथा 9 भी मानचित्र संबंधित प्रश्न है। तो 9A 9B मानचित्र संबंधित प्रश्न है, जिसमें से सबसे पहले आया है 9A। 9A क्या कह रहा है कि निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में इस चिन्ह के द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम तथा सही अंकन के लिए आधे आधे अंक निर्धारित है। कहने का मतलब है कि मानचित्र में जो भी प्रश्न पूछा जाएगा सबसे पहले तो उसका उत्तर बताइए। उत्तर बताएंगे तो आपको आधा नंबर मिलेगा और साथ ही साथ मानचित्र में उसका लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन बताएंगे तो आधा नंबर मिलेगा। आधा मिलाकर मतलब 1 नंबर का प्रश्न एक तैयार हो जाएगा। टोटल 10 प्रश्न है मानचित्र संबंधी का, 10 नंबर आपको दिया जाएगा। देखिए जिसमें से पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न मेरे प्यारे कि वह स्थान जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सितंबर 1920 में हुआ, मतलब कि सितंबर 1920 में जो अधिवेशन हुआ था किसका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, वह आंदोलन कहाँ हुआ था मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो वो आंदोलन हुआ था मेरे प्यारे बच्चों कलकत्ता में। तो देखिए कलकत्ता तो आपने उत्तर लिख दिया, साथ ही साथ इसको आप लोगों को मानचित्र पे इसका लोकेशन आपको बताना होगा कि मानचित्र पर कलकत्ता क्या है। तो मैं एक अलग से वीडियो मानचित्र का बना दूंगा, वहां पे सब भरना आपको बता दूंगा कलकत्ता क्या है और गुजरात क्या है, गोरखपुर क्या है, लखनऊ क्या है, अमृतसर क्या है, जो भी लोकेशन है सब कुछ मैं बता दूंगा आप लोगों को। फिलहाल के लिए आप इसका उत्तर आप लिख लीजिए। इसके बाद दूसरा कि वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा। तो नमक कानून कहां पे तोड़ा था महात्मा गांधी ने, दांडी में। कहां पे, दांडी में नमक कानून तोड़ा था। बस दांडी का लोकेशन अगर आप बता दोगे मानचित्र पे, आधा नंबर उसमें मिल जाएगा, आधा नंबर इस पे, 1 नंबर तैयार हो जाएगा। तीसरा कि वह स्थान जहां जलियांवाला बाग की घटना घटी। तो जलियांवाला बाग की घटना कहां घटा था मेरे प्यारे बच्चों, अमृतसर में। ये बात आपको भी मालूम है, यहाँ पे लिख देता हूँ कहां पे, अमृतसर में घटना घटा था जलियांवाला बाग की मेरे प्यारे बच्चों, नोट कर लीजिए। चौथा है कि वह स्थान जहां महात्मा गांधी का किसान सत्याग्रह आंदोलन हुआ। तो किसान सत्याग्रह आंदोलन कहां पे हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, खेड़ा में। कहां पे, खेड़ा कहां पड़ता है मेरे प्यारे बच्चों, गुजरात में पड़ता है। कहां पे, गुजरात में खेड़ा पड़ता है। तो यहाँ पे खेड़ा और पुस्तक में क्या लिख दीजिएगा, गुजरात लिख दीजिएगा, एग्जामर समझ में आ जाएगा एग्जामर को। इसके बाद देखिए वह जिला जहां चौरी चौरा की घटना हुआ घटी। तो चौरी चौरा कांड कहां हुआ था, गोरखपुर में। ठीक है, 1922 में। कहां पे, गोरखपुर में मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है। चलिए अब 9B 5 नंबर का आप लोगों का समाप्त हो गया। 5 नंबर यहाँ है 9B कि दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। तो चलिए देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखिए क्या है पहला प्रश्न, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी इस चिन्ह द्वारा नाम सहित आपको दर्शाना है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की आपको राजधानी बताना है मेरे प्यारे बच्चों कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है। सबको मालूम उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ।
कहाँ पे है, लखनऊ पे है, तो लखनऊ को आप लोगों को मानचित्र पे दर्शाना होगा, वो भी किस चिन्ह से, इस चिन्ह से आपको दर्शाना होगा। फिर कह रहा है कि नर्मदा नदी पर बना एक बांध इस चिन्ह द्वारा नाम सहित बताइए। तो नर्मदा नदी पर कोई भी एक बांध आप बता सकते हैं जो कि इस चिन्ह से आप दर्शा लीजिएगा। तीसरा की अगर बात करें, दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी का नाम आपको बताना है, ठीक है, और जो कि इस चिन्ह से आप लोगों को डिनोट करना है। आधा आधा नंबर मिला के 1 नंबर आपको दे दिया जाएगा। इसके साथ भारत के किसी एक जूट उत्पादक राज्य को इस चिन्ह के द्वारा नाम से बताना है, कि भारत का कोई भी एक जूट उत्पादक राज्य बता सकते हो जो कि मानचित्र में इस चिन्ह द्वारा आपको दर्शाना है। फिर भारत का कोई परमाणु ऊर्जा केंद्र, ठीक है, जो कि पक्का है, वो भी दर्शा सकते हो, ठीक है, जो कि इस चिन्ह द्वारा नाम सहित आपको दर्शाना है। तो क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से 5 नंबर आपको क्लियर हो जाएगा। मानचित्र में एक स्पेशल वीडियो लेकर आऊंगा, कम से कम 50 क्वेश्चन मानचित्र का करा दूंगा, पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए, और इधर भी दिया है मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न आप लोगों का मानचित्र का, लेकिन दृष्टि बाधित परीक्षार्थियों के लिए, जो आंखों से कमजोर है उनके लिए दिया है, तो उससे कोई हमें मतलब नहीं है, हमें तो सिर्फ यहाँ तक मतलब था। तो बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों, इस पेपर को पूरा का पूरा मैंने एनालिसिस करके आपको बता दिया, आंसर भी बता दिया मेरे प्यारे बच्चों। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और इस पेपर को अगर आप तैयार कर लोगे मेरे प्यारे बच्चों, पूरा फुल सोल्यूशन चाहिएगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं फुल सोल्यूशन इसका बता दूंगा। फिलहाल के लिए मैं बस पेपर को आप लोगों को एनालिसिस कराया हूँ, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर मैंने बता दिया, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर बच गया है, जो कि आप लोग लिख लीजिएगा या तो कमेंट कीजिएगा, मैं इसका पूरा का पूरा सोल्यूशन आप लोगों के लिए बना दूंगा। तो वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।